Hello masters and blasters, welcome back to my channel. In this video we are going to start class 12th zoology का सबसे पहला chapter, not only zoology, biology का सबसे ज़्यादा important chapter which will be having your maximum weightage in your board examination as well as your competitive examinations like CQET. इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा highest weightage ये रहेगा हमारा human reproduction का. So we'll be studying this chapter. We'll be having the first coverage of this chapter, which is the introductory part of this chapter. We'll be having some deep coverage of the notes. The notes I'll be providing you is very authentic notes. I'll be covering each topic. उसके बाद I'll be doing the NCERT reading also. हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो NCERT का हमारा पहला जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर. तो बिना किसी अडू के, बिना किसी लेट के, लेट्स बिगिन अप विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आज हम लोग अपने नोट्स को फटाफट समझेंगे. फटाफट हम लोग अंडर 40 मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर समझने की, पूरा चैप्टर का पहला पेज जो है, पहला टॉपिक जो उसको समझने की कोशिश करेंगे, which will be your introduction of the chapter. Again, in the video, if I sometimes say you bacha and all that, so I'm so sorry for that because I have been making videos since class 6. So कहीं ना कहीं वो आदत पड़ी जाती है. If you are teaching to some students like junior, senior, I am of your same age, but I'll be teaching you this. So without any further ado, let's start and yeah, enhance your skills. चलिए और सबसे पहले बता देता है, आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीसीज इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे, सेम जो हमारा स्पीसीज होगी, उसकी ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन जो होगी उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे. यानी कि एक ही स्पीसीज़ के तमाम तरह के बच्चे, यानी कि एक ही व्यक्ति के बच्चे, यानी कि बच्चे पैदा करना बेसिकली इज़ द मेन मोटिव and main definition of what I call reproduction. Reproduction is the process of formation of offsprings of same species is known as reproduction. Reproduction की process होता है. Reproduction एक ऐसा process है जिसे क्यों करते हैं? तो reproduction इसलिए करते हैं ताकि कंटिन्यूशन ऑफ जनरेशन हो सके. ऑब्वियसली जनरेशन की कंटिन्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी कंटिन्यूशन के लिए. साथ साथ में जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर इवोल्यूशन होगा. रिप्रोडक्शन के बाद कहीं ना कहीं हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे, देन इवोल्यूशन हमें देखने के लिए ऑब्वियसली मिलेगा. यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीसीज. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लोग सेम स्पीसीज की ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता, इंसान का बच्चा इंसान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली हम लोग का सबसे पहला रीज़न है ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके, फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द जनरेशन, फॉर वेरिएशन, फॉर इवोल्यूशन. ये तीन चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए. अब यहाँ पर ह्यूमंस के अगर बारे में बात करें हम लोग, यानी क्योंकि हम लोग ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर. रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस आर वीवीपेरस. ह्यूमंस जो होते हैं वीवीपेरस होते हैं. वीवीपेरस का क्या मतलब हो गया? अगर हम बात करें चिड़िया की, यानी कि बर्ड्स की, इन केस ऑफ बर्ड्स जो होती है ना फ्रेंड्स, बर्ड्स एग ले करते हैं, बट ह्यूमंस एग ले नहीं करते. ह्यूमंस गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर बेबीज. इन केस ऑफ ह्यूमंस दे डोंट ले एनी टाइप ऑफ एग. यानी कि वीवीपेरस का क्या मतलब होता है? दैट दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज, दे विल नॉट ले एनी टाइप ऑफ एग्स. बट ओवीपेरस का क्या मतलब होता है? लाइक इन केस ऑफ बर्ड्स, लाइक इन केस ऑफ सम अदर एनिमल्स, दे गिव सम बर्थ टू देयर बेबी बाई लेइंग देयर एग्स एंड देन एग हैच होता है, उसके बाद से बेबी की बर्थ होती है. सो दैट इज ओवीपैरिटी. बट इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज़ वीवीपेरस. इसके बाद गिव बर्थ टू यंग वन डायरेक्टली विदाउट लेइंग एग. इसके बाद है दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ह्यूमंस की यहाँ पर बात हो रही है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू इट मीन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी. गैमीट्स का मतलब क्या? मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी. मेल गैमीट में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे. फीमेल में एग की फॉर्मेशन होगी विच इज ओवाजेनेसिस. यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगी, ओवाजेनेसिस भी होगी. दोनों का दोनों हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स. ये मैंने आपको बता दिया है. उसके बाद उन दोनों का ट्रांसफ़र होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद हमें जाइगोट की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, एंड सो ऑन आगे चल के हमें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है ना. तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया. मैंने आपको बता दिया रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीसीज. यानी कि सेम स्पीसीज की ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन क्यों होता है?
रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन हो सके, यानी कि पूरा का पूरा एक जनरेशन कंटिन्यू हो सके। उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन चाहिए, साथ ही साथ हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिले, वेरिएशंस की वजह से हमें इवोल्यूशन देखने के लिए भी मिले, और इवोल्यूशन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हो पाएँ, हमारे अंदर डिफरेंट चेंजेस हो पाएँ, तमाम तरह के जो टेम्परेचर्स हैं उसके साथ हमारी अडाप्टेबिलिटी हो पाए भाई, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी का ध्यान दिया जाए, जो कि पुरानी एनसीईआरटीज़ में ऑलरेडी मेंशन था ऑब्वियसली, एंड अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अगर ह्यूमन की एग्जिस्टेंस ऑन आर अर्थ है, किसी भी ह्यूमन को अगर हम लोग अर्थ पे देख सकते हैं, उसका पहला मोटिव यही है कि वो रिप्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करने के बाद से वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, जनरेशन को कंटिन्यू कर सके, तभी तो वेरिएबिलिटी जो है हमारे यहाँ पर वो सही तरीके से मेंटेन हो पाएगी, पूरी तरीके से जो संतुलन है वो मेंटेन हो पाएगा। जितने लोगों की डेथ होगी उतने ही ज़्यादा लोगों का बर्थ भी होगा। ये दोनों का दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा लोग मरने लगेंगे, किसी की बर्थ होगी ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो संतुलन है वो ख़राब हो जाएगा। सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो है जितने लोग बर्थ ले सकें, मतलब जितने लोग की डेथ हो, उसके साथ ही साथ जो बर्थ रेट है वो भी सही तरीके से संभल सके। इसके लिए कहीं ना कहीं यार रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, डेथ रेट जो होते हैं, लोगों की मौत तो कम हो रही होती है, लेकिन इतने सारे लोग बर्थ ले रहे होते हैं। लाइक अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। बट अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में देख लिया है, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गन देखने के लिए मिलेंगे, दो बेसिकली मेल और फीमेल देखने के लिए मिलेंगे। मेल एंड फीमेल की गमीट की फॉर्मेशन होगी। इन केस ऑफ मेल स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, इन केस ऑफ फीमेल एग की फॉर्मेशन होगी। उन दोनों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद मेल फीमेल में जाएगा, मेल का गमीट फीमेल की रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट में जाएगा, एंड देन वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड सो ऑन, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी की फॉर्मेशन होगी। ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया। यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना आसान प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है। मैंने कहा का आसान प्रोसेस है। इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। कौन कौन सी इवेंट्स हैं हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर पूरे लिस्टेड डाउन है। लेट्स बिगिन अप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, देन हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, देन हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस विच इज़ प्री फर्टिलाइजेशन। चलो अब फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेसेस होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहला जो है हमारा वो है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं। इन केस ऑफ मेल्स, यानी कि मेल्स की अगर मैं बात करूं, मेल्स के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल्स, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विच इज़ नोन एज स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इज अ पार्ट ऑफ गैमीटोजेनेसिस। अगेन oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ एग इन केस ऑफ फीमेल्स इज नोन एज oogenesis, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल्स, oogenesis यानी कि एग की फॉर्मेशन इन केस ऑफ फीमेल्स। ये दोनों की तीनों चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर समझ लिए हैं। अब यार बात करते हैं स्पर्म और एग की। स्पर्म जो होता है हमारा मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों होता है? मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, वो मोटाइल नहीं रहेगा। अगेन फीमेल जो गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इन द नोट्स। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, oogenesis की बात करें एग की फॉर्मेशन होगी। ये दोनों के दोनों अंडर आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इन द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्म जो होता है मोटाइल होता है, एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। सेकेंड प्रोसेस, यहाँ पर स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हो चुकी है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर में, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis which comes under pre-fertilization gametogenesis. Now the transfer of this gamete यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेम वे। तो वो चीज़ हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म, मेल गैमीट फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन उसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा हुआ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis in case of male and female respectively, which is known as gametogenesis. Then
हमारा हुआ इंसेमिनेशन। अब यार यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या डायरेक्टली स्पर्म ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर या फिर कुछ और, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार स्पर्म ना डायरेक्टली नहीं जाता है इनटू द फीमेल, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसे हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है, हमारा जो एसेसरी ग्लैंड्स होंगे जो कि हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड अपने पर्सनल जो भी उनके सेक्रेशंस होंगे वो देंगे टू द स्पर्म्स, और वो स्पर्म को जो भी चीज़ें देंगे उसे हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे। और स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है, इन दोनों की फॉर्मेशन एक साथ होगी, और उसके बाद जिस चीज़ की फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग सीमन कहते हैं, जो कि मैंने अपने नोट्स में यहाँ पर डाल रखा है, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज़ नोन एज सीमेन, यहाँ पर मैंने इसलिए ऑलरेडी समझा दिया है। स्पर्म मोटाइल, एग नॉन मोटाइल होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म टू फीमेल इज नोन एज इंसेमिनेशन, ये मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। मैंने आपको बता दिया प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ओवोजेनेसिस होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट होने के बाद कैसे होगा सीमेन की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन भी हो गई, मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइनल ट्रैक्ट में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब किस चीज़ की बारी है भाई? अब है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन होगा, और मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होने के बाद जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आफ्टर द गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, this process occurs and this is known as fusion. Process of fusion of male and female gamete is called fertilization। यानी कि सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन हुई, उनका ट्रांसफ़र हुआ, मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ट्रांसफ़र भी हो गया, सीमेन जो है वो ट्रांसफ़र भी हो गया। इसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि जो स्पर्म है और जो एग है उनका आपस में फ्यूजन भी हो गया, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन भी हो गई। लेकिन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? फ्रेंड्स, व्हाट्स एवर यू आर, आज से 2 साल बाद देखोगे तो ऑब्वियसली माई स्टूडेंट्स, बट राइट नाउ माई फ्रेंड्स, इसका जो साइट होगा वो होता है एम्प्यूला। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के आगे के पेजेस, एम्प्यूला में हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओवोजेनेसिस हो गया जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट हुआ जिसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। स्पर्म और एग की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट जो होता है फर्टिलाइजेशन बन गया यहाँ पर। फर्टिलाइजेशन के बाद, इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ समझना ज़रूरी है यार कि जो जाइगोट होती है ना वो 1 सेल्ड स्टेज में होती है। 1 सेल स्टेज के बाद जाएगी 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज, ऐसे होते होते ना एक स्टेज आती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यहाँ पर आफ्टर क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस लाइक डिवीजन। आफ्टर क्लीवेज डिवीजन यहाँ पर जो है हमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एज यू कैन सी, क्लीवेज डिवीजन, माइटोसिस लाइक डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऐसा माइटोसिस लाइक डिवीजन जिसका रिजल्ट में ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्टेज है जो कि आगे इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले समझा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ गैमेट विच इज़ इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद उनका फ्यूजन होगा विच इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन, जाइगोट होने के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन के बाद से हमारे पास आया ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन अब यहाँ पर हो चुकी है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे की चीज़ें। नोट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे अभी के लिए, यहाँ पर नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। अब देखो, जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई ना, उसका अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसका अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी कि यूट्राइन वॉल पर उसकी अटैचमेंट होना टू फॉर्म एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज़ व्हाट वी कॉल पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म टू यूट्राइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर मैंने नोट्स में इस चीज़ को डाल रखा है कि सबसे पहले जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद 2 सेल स्टेज की फॉर्मेशन हुई, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज की फॉर्मेशन हुई, 4 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई आफ्टर द यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था आफ्टर द दैट क्लीवेज डेवलपमेंट, एंड देन उसके बाद
अटैचमेंट ऑफ एम्ब्लास्टोसिस टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना है वो ये है कि इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस फॉर्म्ड इनटू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर यूट्राइन वॉल इज व्हाट वी कॉल इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यार सबसे पहले देखो आप यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई। मेल गैमेट जो होता है ट्रांसफ़र हुआ इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड वेजाइनल ट्रैक्ट, सॉरी हाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो इंसेमिनेशन जिसको हम लोग कहते थे, मेल फीमेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद हमें जिस चीज़ की फॉर्मेशन है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो जिस चीज़ मिली वो है जाइगोट। जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज के बाद जो हमारा क्लीवेज डेवलपमेंट हुआ, क्लीवेज डिवीजन के बाद जो हमें चीज़ मिली वो है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का जो हमारा जो है अटैचमेंट हो गया, एम्बेडमेंट हो गया इनसाइड द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में अटैचमेंट के बाद जो जिसकी फॉर्मेशन जो प्रोसेस आया वो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद यार बेबी का डेवलपमेंट भी तो होगा, बेबी मदर की बॉडी वूम के अंदर ग्रो भी तो होगा, बेबी का ग्रो होना भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेम वे। तो यहाँ पर वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब हमें देखने के लिए मिलेगा गेस्टेशन पीरियड के बारे में। अब हम लोग जानेंगे गेस्टेशन पीरियड के बारे में। गेस्टेशन पीरियड बेसिकली आपने सुना होगा 9 महीने इन केस ऑफ ह्यूमंस। यही चीज़ जानवर जैसे कि बिल्ली कुत्ते के अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है, सबके अंदर अलग अलग रहता है। आपने अपने मदर के मुंह से भी सुना होगा, मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला और व्हाट्सएवर द क्रेजी लाइंस। बट हाँ, गेस्टेशन पीरियड यूजुअली 38 से 40 हफ्ते का वो समय होता है। बेसिकली 9 महीने 7 दिन का वो समय होता है। बेसिकली 9 महीने का वो समय होता है जो कि बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पूरा टाइम पीरियड होता है, विच इज़ नोन एज गेस्टेशन पीरियड, यूजुअली ऑफ 9 months. Gestation period is the period of embryonic development of the baby, and that is known as gestation period, in which the baby get developed inside the mother womb for 9 months, which is approximately 38 to 40 weeks. I think this is completely clear to you all. अभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 4-5 दिन कम भी हो सकता है। कम में क्या रहता है ना, आपने सुना होगा कि 8 महीने 7 महीने के जो बेबी होते हैं कम्प्लीटली डेवलप नहीं रहते। 7 महीने पे भी कई लोग होते हैं उसमें बच्चा कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है मिसकैरेज हो जाता है, उसका वो बच्चा डेथ कर जाता है। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं वो 9 महीने का जो प्रॉपर ग्रोथ है बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ समझ ली, बच्चा का प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो गया। ओ माई गॉड, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन, एग की फॉर्मेशन, देन उसके बाद उसका ट्रांसफर, देन फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट की फॉर्मेशन, देन ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज डेवलपमेंट, उसके बाद गेस्टेशन हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई बच्चे की। उसके बाद क्या, अब बच्चा बॉडी के बाहर आ जाएगा, बच्चे की डिलीवरी होगी। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन एवरीवन। सो पार्चुरेशन इज द प्रोसेस इन विच जो बॉडी के अब जो बच्चा होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। बच्चा जो होता है उसकी पूरी की पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है और अब बच्चा जो है पूरे के पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है एंड वो बाहर जाता है। यानी कि अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखने के लिए आपको मिलेगी वो चीज़, जो चीज़ आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, गेस्टेशन पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज़। ऐसा आप मत समझना कि सबके लिए 9 महीने ही है, नहीं, जानवरों के अंदर कहीं ना कहीं कम होता है। आप सर्च करोगे कुत्ते बिल्लियों के अंदर वो चीज़ कम होती है, ह्यूमंस के अंदर वो चीज़ ज़्यादा होती है। ह्यूमंस के अंदर वो चीज़ 9 महीने की रहती है, कुत्ते बिल्लियों के अंदर 9 महीने की नहीं होती हैं गाइस, ये चीज़ है ना। गेमीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनैड्स इन द या सो वी वर लाइक, यहाँ पर हमने ये चीज़ जानी थी कि गैमीट फॉर्मेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए होती है, अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग, सॉरी गेस्टेशन पीरियड जो होती है अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग टाइमिंग्स पर होता है, ये हमने ऑलरेडी जान लिया। अब जो चीज़ जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होती हैं गोनैड्स, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन क्या होता है, थोरैसिक रीजन क्या होता है, फटाफट उसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, या वी आर गेटिंग ऑन द टॉपिक। उसको समझने से पहले ना हम लोग पार्चुरेशन देख लेते हैं फटाफट। पार्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बॉडी बेबी तो पूरी तरीके से बन चुका है, अब उसकी डिलीवरी की बारी आएगी ना, अब ऑब्वियसली बेबी डिलीवरी होगी उसकी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। बेबी डिलीवर भी हो गया है, मीट की फॉर्मेशन हुई, ट्रांसफ़र हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई आफ्टर क्लीवेज डेवलपमेंट, एंड उसके बाद से इम्प्लांटेशन हुआ ब्लास्टोसिस्ट का। इम्प्लांटेशन होने के बाद से उसका बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ अंडर गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद बेबी डिलीवरी भी हो गई।
सब कुछ ख़त्म नहीं। अब होगा लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है ना जिसमें प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मदर मिल्क टू द बेबी कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बेबी को मदर मिल्क प्रोवाइड कराई जाती है 6 से 8 महीने के लिए। 6 से 8 महीने तक 6 से 8 महीने तक बेबी की पर्टिकुलर प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए उसको मदर मिल्क की प्रोवाइड कराई जाती है। और मदर मिल्क प्रोवाइड कराने के बाद से इसको हम लोग कहेंगे लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड इज द प्रोसेस इन विच the baby is breastfed by the mother till 6 to 8 months for the proper immunity growth, for the proper development of the baby. And that's why somehow and somewhere lactation is very very important for the immunity of the baby. This is what I told you all. फटाफट आप इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको आज बताया है सारी चीज़ें। ये चीज़ रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, इन केस ऑफ फीमेल इट इज oogenesis। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मेल और फीमेल में जो होगा हमने इसको बता दिया ऑलरेडी। अब इसके बाद से मेल गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उसका ट्रांसफ़र होना बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, बेसिकली सीमेन का ट्रांसफ़र। देन उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। देन जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन इज माइटोसिस लाइक डिवीजन। माइटोसिस लाइक डिवीजन होगा जिसमें ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी एज अ रिजल्ट। देन ब्लास्टोसिस्ट जो होगा उसका इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट और एम्बेडमेंट of that particular blastocyst which is so formed to the uterine wall is called implantation. then implantation process के बाद जो proper embryonic development होगा 38 से 40 हफ्ते का बेबी का inside the mother womb, inside the mother uterus, उसको हम लोग कहेंगे gestation period। यानी कि वो gestation period होगा। उसके बाद जो बेबी होगा वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। इसके बाद से बेबी जो होगा उसकी डिलीवरी की बारी आएगी। डिलीवरी होगा पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। यानी कि पार्चुरेशन हो गया, बेबी की डेवलपमेंट हो गई, बेबी बॉडी से बाहर आ गया। पार्चुरेशन होने के बाद से अब आया बारी लैक्टेशन पीरियड का। लैक्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? लैक्टेशन पीरियड इज बेसिकली दैट पीरियड in which the baby is breastfed by the mother. The baby is breastfed by the mother for 6 to 8 months, and that's what we call lactation period। मैंने पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा दिया। अब आगे हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लो, मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर ध्यान देना है, थोरैसिक कैविटी के बारे में समझना है, एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन के बारे में समझना है। चेस्ट रीजन जो होता है हमारा, ये वाला रीजन, उसे हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन उससे थोड़ा सा नीचे स्टमक वाला रीजन जो रहता है उसे एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। पेल्विक रीजन जहाँ पर हमारे गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। थोरैसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टर्म्स यूज होंगे इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। इसका क्या मतलब है? प्यूबर्टी बेसिकली बच्चों बात करें, स्टूडेंट्स बात करें, फ्रेंड्स बात करें, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है इन विच इन दिस एज मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल के अंदर विजिबल बियर्ड देखने के लिए आपको मिलेगी, मुस्टैच देखने के लिए मिलेगी, ब्रॉडर चेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ब्रॉडर शोल्डर देखने के लिए मिलेगा। आवाज़ जो होती है कहीं ना कहीं भारी हो जाती है, जो हमारा आवाज़ भारी हो जाती है कहीं ना कहीं। इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी इन केस ऑफ मेल शुरू हो जाता है। फीमेल के अंदर बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, जो हिप्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। आवाज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं श्रिल हो जाती है, आवाज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं तीखी हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स के अंदर हमें ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बेसिकली मेल्स के अंदर सर्टेन हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है, अचानक से हाइट बढ़ जाती है, थिन लाइंस देखने के लिए मिलती हैं, फेशियल हेयर्स, प्यूबिक रीजन में हेयर्स दोनों ही जेंडर्स के अंदर, दोनों ही सेक्सेस के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये होता है बेसिकली प्यूबर्टी। तो इवेंट जो प्यूबर्टी के बाद अगर होती हैं उसे हम लोग कहेंगे, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं सबके सब प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यार देखो, गेमेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल और फीमेल के अंदर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें स्पर्म प्रोडक्शन होगा, oogenesis की बात करें फॉर्मेशन ऑफ एग होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल लाइफ टाइम। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस
प्यूबर्टी किस टाइम में शुरू होगा एंड पूरे लाइफ टाइम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेल्स की, मेल्स जो होता है उनमें जो हमारा प्यूबर्टी किस साल पे आता है, 12 से 13 साल की उम्र में। यानी कि जब लड़का 12 से 13 साल की एज का होता है, यानी कि 12 से 13 साल की जब उसकी एज होती है ना, तब उसके अंदर हमें ये सब चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तब कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस देखने के लिए मिलेगा। और ये कब तक रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। जब आप पूरे बूढ़े हो जाते हैं उनकी स्पर्म क्वालिटी भले ही चेंज हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है स्पर्म रिलीज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली दे विल बी रिलीजिंग स्पर्म, उनके अंदर से हमें स्पर्म जो है उसकी रिलीजिंग ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, ऑब्वियसली हमें देखने के लिए मिलेगी। बट अगर सेम चीज़ हम फीमेल्स के अंदर बात करें ना, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ अगर, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, बट अगर सेम चीज़ हम लोग फीमेल्स के अंदर बात करें ना, तो फीमेल्स में हमें ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। फीमेल्स में क्या होगा ना कि फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस देखने के लिए मिलती है बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक टाइम। यानी कि ये जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि बेबी जब मदर के वूम्ब के अंदर होता है, तब से ही हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है ओजेनेसिस, और ये एंड होता है 50 साल की उम्र के आसपास। यानी कि जब इंसान 50 साल का हो जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है बेसिकली, तब एक मेनोपॉज का टाइम आता है। बूढ़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेनोपॉज का एक टाइम आता है। उस टाइम पर फीमेल के अंदर ये चीज़ रुक जाएगी, जबकि मेल के अंदर लाइफ टाइम देखने के लिए मिलता है। ये आ गया हमारा डिफरेंस। आपने देखिए न्यूज़ सुना होगा, बहुत सारे लोग जो हैं किस किस उम्र में फीमेल्स जो होते हैं उनका बेबी हो गया, ये हो गया। ये सब चीज़ें वो न्यूज़ वाले जो भी होती है ये बिल्कुल सही होती है, क्योंकि मेल जो होते हैं ऑब्वियसली दे कैन रिलीज फ्रॉम इवन इन ओल्डर एज, बट नॉट इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट क्लियर फॉर यू। इन केस ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स होता है वो होता है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है सबसे पहले तो हमारा गेमीट्स के प्रोडक्शन करना। इन केस ऑफ मेल्स टेस्टिस होगा, इन केस ऑफ फीमेल जो होता है वो एक्स यानी ओवा होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस और ओवरीज का ये काम होता है। इसके अलावा गेमीट्स के साथ साथ हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन की प्रोडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल यार, इन केस ऑफ मेल्स टेस्टोस्टेरोन होगा। प्यूबर्टी के टाइम पे जितने भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, सब चीज़ किसकी वजह से होती हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इसका क्या ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा? नहीं, टेस्टोस्टेरोन हमें फीमेल के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स को मुस्टैच आ रहे होते हैं, किसी किसी को दाढ़ी आ रही होती है, किसी किसी की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही होती है। कहीं ना कहीं इसका यही कारण होता है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं कुछ मेल्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं फेमिनिन ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पर। मेल के अंदर हमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कम देखने के लिए मिलता है। वही फीमेल के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन हमें कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन होता दोनों के लिए अंदर ही है। सेक्स हार्मोन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, रफ आइडिया भी ले लिया है। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ये काम है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। क्या यार सिर्फ और सिर्फ हमें गेमेट की फॉर्मेशन करना ही ज़रूरी है? गेमेट की फॉर्मेशन हो गई तो सब कुछ हो गया? नहीं, मैच्योरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पर्म और एग है वो आगे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, दोनों की दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, यहाँ पर हमने वो चीज़ पढ़ा है, मैच्योरेशन, कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट। मैच्योरेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेट्रल ग्लैंड, सबके साथ कुछ ना कुछ सेक्रीशंस देते हैं। सेक्रीशंस देने के बाद स्पर्म कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा होता है, स्विमन बन रहा होता है, तभी वो ट्रांसफर हो रहा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं वो मोटेलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मैच्योर होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं, लाइक वासा एफरेंशिया, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, पेडिडाइमिस, वास डिफरेंसेस, सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ये हुआ आपको एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेट्रल ग्लैंड, ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद आया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएगा आपका स्क्रोटम और पेनिस, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। दोनों के दोनों होता है, बट एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ये स्क्रोटम जो होता है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। इसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग पेयर ऑफ टेस्टिस कहते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द थैला लाइक स्ट्रक्चर।
वन सेकेंड, या बेसिकली स्क्रोटम इज द थैला लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम इज बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर टेस्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। 2 टेस्टीज होंगी। टेस्टीज ऐसी होती हैं, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसके बारे में हम लोग अभी फटाफट से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फटाफट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड एंड ये होता है जो कि सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। अब फटाफट मैं आपको टेस्टीज के बारे में थोड़ा रफ नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में अच्छी से पूरा समझने की कोशिश करेंगे। टेस्टीज जो होता है, पैर होता है। पैर में होता है, पैर 2 नहीं होगा, एक ही पैर रहेगा, लेकिन 2 हमें देखने के लिए मिलेंगे टेस्टीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। साइज़ की बात करते हैं, ये हुआ मान लो हमारा टेस्टीज। इसकी जो लेंथ होगी ना वो होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ होगी ना वो होगी 2 से 3 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस का डायमेंशंस। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, प्रेजेंस इन स्क्रोटम की बात करें, स्क्रोटम जो हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमें अपने 2 टेस्टिस देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। स्क्रोटम से पहले हमें जो चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार बात करते हैं सबसे पहले क्या चीज़ हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना एम्फेसिस दे रहे हैं। स्क्रोटम के अंदर जो हमें यहाँ पर टेस्टीज देखने के लिए मिल रहा है ना फ्रेंड्स, टेस्टीज पहले एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट नहीं रहता था, यानी कि स्क्रोटम तो हमारा निचले स्तर पर होता था, हमारे जो पेनिस के पास में होता था, वहाँ पर लोकेटेड होता था, वहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता था। पहले ही हमें एब्डोमिनल बॉड में देखने के लिए मिलता था, लेकिन ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, विद द हेल्प ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, जो टेस्टीज होता है वो एब्डोमिनल पार्ट से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो हमारा रीजन है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेस्टीज होती हैं उससे अपनी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम जैसे तब मिलेगा जब हमें ऑब्वियसली देखने के लिए मिलेगा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमें कम मिल गया मान लो, तब स्पर्म की फॉर्मेशन हो पाएगी बॉडी से। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कम मिला तो इन दैट केस हमें मिल गया 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, चलो कम मिल गया, हम अगर बॉडी से आ गया कम में तो यही हुआ इंग्वाइनल कैनाल से। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स में अटैच भी कर दिया है, वो चीज़ आप समझ लेंगे। प्रेजेंट इन स्क्रोटम यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया हुआ है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। फटाफट एक और चीज़ समझा देते हैं, यहाँ पर नोट्स में मैंने इस चीज़ को लिख रखा है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। Testes during 7th month of pregnancy descends outside the abdominal cavity from abdominal region through inguinal canal towards scrotum. Reason जो है it needs 2.5 डिग्री सेल्सियस below body temperature for the reason of formation. अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर बीमारी होती है जिसे हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो बीमारी होती है हमें उसके अंदर देखने के लिए मिलती है अगर किसी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता, यानी कि इंग्वाइनल कैनाल में 7th मंथ प्रेगनेंसी के टाइम पर उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस नहीं आ रहा होता, तो उसे हम लोग क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का शिकार बोलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज डे। फटाफट रिवाइज करते हैं, देन एनसीईआरटी रीडिंग। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोग ने सबसे पहले हमने पढ़ा गेमेटोजेनेसिस के बारे में। गेमेटोजेनेसिस यानी कि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, स्पर्म मोटाइल होता है। ओजेनेसिस यानी गेमेटोजेनेसिस में एग की फॉर्मेशन होगी, एग जो होता है वो मोटाइल नहीं होता है। इसके बाद इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म जो होता है उसका इंसेमिनेशन होगा, यानी ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जेनाइटल ट्रैक्ट, वहाँ पर ट्रांसफर होगा सीमेन का। ट्रांसफर होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्टेज, उसके बाद 2 सेल स्टेज होगा, 4 सेल स्टेज होगा, देन उसके बाद क्लीवेज डेवलपमेंट होगा। आफ्टर क्लीवेज डिवाइड, माइटोसिस लाइक डिवीजन, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक स्टेज है। आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट उसका एम्बेडमेंट होगा। उसका एम्बेडमेंट कहाँ पर होगा? टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग या फिर यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में उसके एम्बेडमेंट या फिर उसके
अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसके अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन बेबी धीरे धीरे बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, जिसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहेंगे। गेस्टेशन पीरियड 40 हफ्तों का होता है, 48 से 40 हफ्ते, 38 से 40 हफ्ते बेसिकली, जो कि 9 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है। अलग अलग होता है, हर जानवरों में, इंसानों में भी अलग होता है। ये हुआ हमारा टोटल 38 से 40 हफ्ते का पूरा प्रोसेस। गेस्टेशन पीरियड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद से हमें जो चीज़ देखने के लिए मिलेगा वो है पार्चुरेशन, विच इज़ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है, अब उसकी डिलीवरी होगी, देन उसके बाद लैक्टेशन होगा। इसके बाद मैंने बताया कि पूरे की पूरी जो चीज़ें होती हैं वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, तो प्यूबर्टी के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगी। प्यूबर्टी एक ऐसा एज होता है जहाँ पर हमें तमाम तरह के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मेन आज हमने इतना ही पढ़ा है। इसके बाद अब हम एनसीईआरटी रीडिंग फटाफट करते हैं, ताकि हमारा जितना भी पढ़ा हुआ है वो चीज़ें समझ में आ जाए। फटाफट एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं यार अब। चलो, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपेरस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और वीवीपेरस है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। मैंने आपको बता दिया, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफर वगैरह वगैरह बहुत बार बताया यार, बार बार नहीं। वीवीपेरस का मतलब कि वो एग ले नहीं करेंगे, डायरेक्टली गिव बर्थ टू द बेबीज। The reproductive event in human include the formation of gamete, gametogenesis, then sperm in males and ovum in females, transfer of the sperm into female genital tract, इसको हम लोग insemination कहेंगे, ये भी मैंने बता दिया है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी मैंने बता दिया है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑब्वियसली, ये भी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी, ये मैंने ऑब्वियसली आपको बता दिया है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इम्प्लांटेशन, ये पूरा का पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये आप एक बार दोबारा से रिवॉच करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्ड आफ्टर प्यूबर्टी, मैंने बिल्कुल इसको बता दिया है। These are remarkable differences between reproductive events in male and female. For example, sperm formation continues in when old men, but formation of ovum ceases in women around 50 years. Let us examine. ये पूरा का पूरा बता दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में समझना क्या है ना, कि आपको पूरे के पूरे स्टेप्स के बारे में ध्यान देना है। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे के पूरे स्टेप्स के बाद आपको समझना है कि जो प्यूबर्टी होता है वो क्या होता है, एंड इसके बाद से उसमें ही क्यों हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। रिमार्केबल डिफरेंस के बारे में समझना है, जो कि मेल एंड फीमेल के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। थोड़ा मोड़ा मैंने टेस्टिस के बारे में आपको बताया, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड आई हैव टॉट यू अ लॉट टुडे। हमने ऑलमोस्ट 35 मिनट का लेक्चर आज का रहा है, इन विच आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग ऑफ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक बार मैं आपको पूरा का पूरा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग का मतलब वो गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, उनका ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी चीज़ें होंगी, समझा दिया है। विविपेरस का मतलब है कि वो एग की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगी, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। स्पर्म जो होता है मेल के अंदर वो जेनिटल ट्रैक्ट होगा, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म की फॉर्म ट्रांसफर होगा, विच इज इंसेमिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, देन ब्लास्टोसिस की फॉर्मेशन होगी। ब्लास्टोसिस्ट की जो अटैचमेंट होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे या फिर यूट्राइन वॉल्स पे, उसको हम लोग कहते हैं हमारा इम्प्लांटेशन। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे गेस्टेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन। देन हमारा पार्चुरेशन के बाद से लैक्टेशन होगा, लैक्टेशन में हमारी बेबी को मदर मिल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें प्यूबर्टी के टाइम पे हो रही होती है। मेल और फीमेल के अंदर रिमार्केबल डिफरेंस होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इन केस ऑफ मेल्स जो होता है स्पर्म जो होता है उसकी फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है, लास्ट फॉर द लाइफ लॉन्ग, बुढ़ापे में भी हो रहा होता है। बट इन केस ऑफ फीमेल एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है, बट लाइफ टाइम नहीं हो रहा होता है वो चीज़, पूरे लाइफ टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर्स तक रहेगा, अंटिल मेनोपॉज। ये पूरी की पूरी चीज़ मैंने आपको समझा दी आज के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पूरा लेक्चर देखो और समझो दोबारा से, नोट्स राइट डाउन करो ऑब्वियसली। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।